हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताता है हमको? ये बोलता है कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होंगे, एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट जो बनाते हैं उन प्रोडक्ट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज की बात कर रहा है। यानी रिएक्टेंट किस तरह से कंबाइन होकर, रिएक्टेंट एलिमेंट किस तरह से कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और उस फॉर्मेशन के दौरान उनमें किस तरह से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This is given by Lavoisier. Lavoisier also called father of chemistry. Okay, father of chemistry. तो ये लॉज दिया था लावोसियर ने। अकॉर्डिंग टू दिस ये बोलता है इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम remains constant, or we can say mass is neither created or not destroyed। यानी सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है C+O2 CO2। इसमें अगर हम मास की बात करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 इंटू कितना है 16, यानी ओवरऑल आपको मिलेगा 12 प्लस 44 ग्राम यहाँ पर। एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 आल्सो कार्बन 12 एंड 2 इंटू 32 इक्वल टू 44। दीज आर रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर CO2 का, C+O2। इसका मास जब हमने सम किया तो इसके प्रोडक्ट के मास के बराबर आता है। तो लावोसियर यही बोलता है इन ऑल द केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, और वी कैन से मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन ऑल द केमिकल चेंजेस। दिस रिलेशनशिप होल्ड गुड। अब ये रिलेशनशिप सबसे अच्छा किसके लिए होता है? द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर कोई रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट होगा तो हम बता पाएंगे ना कि उसका जो मास है रिएक्टेंट का उसके प्रोडक्ट के मास के बराबर ही है। ठीक, तो फर्स्ट लॉ हमने इस तरह से डिस्कस किया। सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकेंड लॉ देखेंगे हम। तो लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन में सेकेंड लॉ हम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दिस लॉ गिवन बाय प्रोस्ट इन 1709। ओके, अब इसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस ये बोलता है अ केमिकल कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन। उसका कंपोजिशन फिक्स रहेगा एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। यानी आप किसी भी मेथड से कंपाउंड को बनाइए, या कह रहा है कि और सोर्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, या वो किसी भी सोर्स से आप प्राप्त कीजिए, उसका जो क्या बोला है कंपोजिशन है, उसका जो एलिमेंट का मास का कंपोजिशन है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। हमने बात करनी है एग्जाम्पल वाटर लिया मैंने। वाटर को देखो आप कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके जो सोर्सेज हैं आप समझ लीजिए। ठीक, इसके सोर्सेज हैं टैप वाटर, सी वाटर है ना, सी से भी निकाल सकते हैं, ओशियन, और बताइए रिवर,
एंड और बताइए पॉन्ड। तो ये सोर्सेज हो गए, दीज आर सोर्सेज ऑब्टेनिंग फ्रॉम ऑफ वाटर। अब इस पानी में आपने देखना है इसका मास का रेशियो। मास रेशियो आप निकालेंगे तो देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, मास 2 होता है, और ऑक्सीजन का पता है 16। यहाँ पे रेशियो मिलेगा 1:8। तो ये रेशियो जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। कोई भी ऐसे कंपाउंड आप देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने CO2 ले लिया। अब CO2 को आप कहाँ कहाँ से बना सकते हैं भाई, CaCO3 है ना, ये इस रिएक्शन से भी बना सकते हैं CaCO3, या फिर आप C+O2 से भी बना सकते हैं ऑक्सीडेशन कराकर। इसका जो मास रहेगा C और O2 का, देखेंगे यहाँ पर 12 होता है इसका, एंड ऑक्सीजन 16, 32। तो ये जो मास का रेशियो है, यानी ये 12 और 32 जो है ये फिक्स रहेगा, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं यानी ये 3 जो 8 है ये फिक्स्ड है, ओके। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन से CO2 को आप बनाएं, जो उसका मास का रेशियो है वो फिक्स रहेगा, वो एलिमेंटल रेशियो जो है वो फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट भी आती है, लॉ ऑफ डेफिनेट में ये लिमिट है, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। समझना आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे कि जिनके एटॉमिक नंबर 1H1, 1H2 एंड 1H3 मैंने बात कर ली। दिस इज़ द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ये एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा होता है, दिस इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफर है। तो यहाँ पे क्या आता है, रेशियो अलग आता है। जैसे मैंने वाटर की ही बात कर ली, चलिए। तो वाटर में आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो देखो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का मास आइसोटोप में उन्होंने दिया है 16। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट आ जाएगा 1:8। बट इस वाले में देखो यहाँ पे आइसोटोप्स ऑक्सीजन 18 यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 18, यानी 1:9 का आ गया। तो आइसोटोप्स में ये इस तरह से वेरिएबल हो जाता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, अलग अलग आता है। इसी तरह से आपने CO2 ले लेंगे, ये 2 एग्जाम्पल हमने ऊपर डिस्कस किए थे, तो हम इसी की बात करेंगे। C और O का हम निकालेंगे तो यहाँ पे 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कार्बन का 12, 16, 32 ये रेशियो आएगा, है ना। यानी जो अभी हमने लिखा था 3:8 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं C और O2 के रेशियो यहाँ निकालेंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है स्टूडेंट 14, यहाँ पे 14 दे रखा है इसका मास, और यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 32। तो देखो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है 14 और 32 का आ रहा है, यहाँ पे 12 एंड 32 आ रहा है, और यहाँ पे 14 एंड 32 का रेशियो आपको देखने को मिलता है। तो इससे ये पता लगता है कि जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप में मास का जो रेशियो होता है एक कंपाउंड का, वो वेरिएबल हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। बट इसके अलावा जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके सोर्स कुछ भी हो, उनका मास का रेशियो फिक्स रहता है, या उनके बनाने की रिएक्शंस, उनके बनाने के तरीके अलग अलग हो, फिर भी उनके मास का रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया। अब मूव करते हैं लॉ थर्ड, लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रपोर्शन। दिस इज गिवन बाय डाल्टन इन 1808। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या बोलता है समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ये बोलता है इफ 2 एलिमेंट कंबाइन, कहता है 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मास ऑफ 1 इज केप्ट कांस्टेंट, जिसमें से एक का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर बोला द सेकेंड बियर्स अ सिंपल रेशियो, जो सेकेंड होगा वो सिंपल रेशियो में मिलेगा। सिंपल रेशियो की मीनिंग आप समझना कि 1:2, 3:4, 5 रेशियो एक्सेट्रा।
ठीक। 1 का जो मास है वो फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है हमारे पास क्या, ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट हैं, हमने इन 2 एलिमेंट को लिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 चीज़ें बनाई हमने मान लो इन दोनों से बना लिया वाटर और दूसरा मैंने बना लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब समझना, इसमें दोनों में मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखा, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का देखो यहाँ पर 2 पार्ट है ना। अगर हम वाटर में बात करते हैं तो वाटर में 2 पार्ट है और ऑक्सीजन कितना है, मास इसका 16 है। इसी तरह से आप H2O2 में देखेंगे स्टूडेंट, तो देखो हाइड्रोजन के 2 पार्ट है यहाँ पर H2O2 में और ऑक्सीजन के 2 यानी 16 × 2 32 पार्ट है। ठीक है। अब देखो ये तो पहला एलिमेंट देखो ध्यान से, ये क्या है, कांस्टेंट रख रहा है, केप्ट कांस्टेंट। बट आप इसको देखिए, इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे, सिंपल रेशियो की बात करेंगे हम, सिंपल रेशियो, तो इसका सिंपल रेशियो स्टूडेंट है ना 16 और 32 का सिंपल रेशियो आप बनाइए 1 एंड 16 2 जा 32 1:2 आया सिंपल रेशियो। तो दूसरा जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सिंपल रेशियो में आपको मिलता है। वन मोर एग्जांपल, हमने नाइट्रोजन एलिमेंट लिया और हमने ऑक्सीजन लिया, उससे हमने बनाया N2O, N2O2, N2O3, N2O4 एंड N2O5, इतने कंपाउंड हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करके बनाए। अब नाइट्रोजन देखेंगे यहाँ पे 14 और 2 है तो 28 पार्ट रहेगा, यहाँ पर भी 28 पार्ट रहेगा, N2 यहाँ पर भी 28 पार्ट रहेगा, N2 का यहाँ पर भी 28 पार्ट्स रहेगा और यहाँ पर भी 28 पार्ट्स रहेगा। क्लियर होती है बात। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे क्या है, एक ही ऑक्सीजन है एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हम करेंगे 16 और यहाँ पर 32, यहाँ पर 3 है तो 16 × 3 है ना, यहाँ पे एंड यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 16 × 3 64 एंड यहाँ पर 80। तो अब समझना यहाँ पर ये वाला जो नाइट्रोजन एलिमेंट है इसके जो मास हैं ये तो फिक्स्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सिंपल रेशियो बनाना है दूसरे एलिमेंट का। अब इसका सिंपल रेशियो जब आप लिखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल रेशियो, तो देखो 16 × 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। सिंपल रेशियो काटो 2, यहाँ पे 1 2 3 16 3 48 एंड 4 एंड 5। तो देखो यहाँ पे जो रेशियो आया 1:2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो एंड 5। दिस इज़ द सिंपल रेशियो। ये हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, सिंपल रेशियो मिल जाता है। क्लियर होती बात। तो ये एक डिस्कवरी थी जिसने डाल्टन ने इस बात को बताया, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन देखो किसके लिए होती हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जैसे कि आयरन जो है वो कम्प्लीटली नहीं होता है, एक नहीं होगा, वो क्या 0.93% के परसेंट में मिलता है, तो इसके लिए यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होगा। यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं वो होल नंबर यहाँ पे नहीं रखते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये लॉ वैलिड नहीं है। बाकी सारे जो कंपाउंड हैं उनके लिए ये लॉ वैलिड होता है। ओके, नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा है लॉ नंबर 4, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नाम से पता है, गिवन बाय द गैलुसैक इन 1808। अकॉर्डिंग टू दिस, ये क्या बोलता है, समझना बात को। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन द गैसेस यानी एक से ज़्यादा गैसेस आर कंबाइंड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1 वॉल्यूम मैंने हाइड्रोजन लिए और मैंने 1 वॉल्यूम क्या लिया है, मैंने क्लोरीन लिए। अब दोनों को केमिकली रिएक्ट कराना है, तो कह रहा है दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे जो
टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम रखा हमने। तो देखो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जब हमने इन गैसेस की केमिकल रिएक्शन कराई तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड मिली, जैसे H2 ली मैंने और Cl2 ली इस सिलेंडर में, दोनों से बना 2HCl। अब मैंने इनके वॉल्यूम को फिक्स किया, मान लो मैंने ये 1 वॉल्यूम लिया, क्लोरीन का मैंने 1 वॉल्यूम लिया, तो यहाँ पर कितना बनेगा 2 वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 वॉल्यूम बन जाए या 6 वॉल्यूम बन जाए, ठीक है। तो इनका वॉल्यूम क्या है, एक रेशियो में रहता है रिएक्टेंट का। तो ये लोग क्या बोलता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, सिंपल रेशियो में, जैसे कि 1 1 और 2। ऐसा नहीं होगा कि 1 1 4 4 आ जाए, ठीक है। तो 1:2। तो यही गैलुसैक ने डिस्कवरी की थी, यही इसने एक लॉ दिया था, ठीक है। तो आज मोस्टली हमने लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर में यहीं तक हम पढ़ेंगे। आप ये नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अपने नोट्स प्रिपरेशन करते रहना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।